Hello and welcome to my YouTube channel. Today I am going to have an explanation for you of chapter number 2, Flamingo book, that is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. This chapter is written by Anees Jung. Anees Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Her parents were both writers, and Anees Jung began her career as a writer in India. She has written several books as well as she has worked as columnist for major newspapers in India and abroad. And this story, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, is an extract. In this chapter, she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. So students, इस स्टोरी में अनीस जंग कुछ ऐसे बच्चों से इनकाउंटर होती हैं, कुछ ऐसे बच्चों से मिलती हैं जो पॉवर्टी की परपैचुअल स्टेट में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं. ये बच्चे अपने पॉवर्टी के बर्डन से, जो कि इनके पेरेंट्स ने, इनके एल्डर्स ने इनके ऊपर डाल दिया है, सफ़र कर रहे हैं. और इस वजह से ना तो ये बच्चे एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाते हैं, ना अपनी स्कूलिंग पूरी कर पाते हैं, और अपने चाइल्डहुड से ही केवल अपने फैमिली के बर्डन को ढोने में लग जाते हैं. इनके फैमिली केवल इनसे इनका कंट्रीब्यूशन चाहती है. इनकी फैमिली इनसे एज अ मेंबर, एज अ पार्टनर एक कंट्रीब्यूशन चाहती है ताकि ये लोग सरवाइव कर पाएँ. तो ऐसी ही स्टोरी यहाँ पर अनीस जंग ने दो बच्चों की हमारे साथ शेयर की है. एक जो कि रैक पिकर है जिसका नाम है साहिब आलम, और दूसरा जो कि एक बैंगल मेकर्स की फैमिली से है जिसका नाम है मुकेश. तो यहाँ पर इस चैप्टर में आप दो पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, दो स्टोरीज़ पढ़ने वाले हैं, और दोनों ही बच्चों में जो चीज़ कॉमन है वो है उनकी परपैचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जो कि वो लोग अपने बचपन से ही फेस करते आ रहे हैं, जो कि उनके पेरेंट्स ने, उनके एंसेस्टर्स ने उनके ऊपर इम्पोज किया है. ये बच्चे अपने चाइल्डहुड के, अपनी एडल्ट एज के, अपनी टीन एज के हर तरह के लग्जरी से या फिर हर तरह की नेसेसिटीज़ से डिप्राइव्ड हैं. इन बच्चों ने कभी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके नहीं जिया है. तो यहाँ पर हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे दोनों बच्चों के बारे में जिन्होंने अनीस जंग से एनकाउंटर किया. अनीस जंग ऑल ओवर इंडिया कई ऐसे बच्चों से मिली, और उन्हीं बच्चों में से ये दो बच्चों की स्टोरीज़ है जो कि पॉवर्टी की लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं. तो चलिए हम आगे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. सो पहली स्टोरी का जो टाइटल है, पहली जो एक इवेंट है वो, उसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. तो गार्बेज से हमें पता चलता है कि ये स्टोरी उस बच्चे के बारे में है जो कि एक रैक पिकर है, और उस रैक पिकर का नाम है साहिब आलम, राइट. तो यहाँ पर साहिब आलम की जो ये स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है. वो बच्चा जो कि बचपन से ही अपने इस काम को, जो कि उसके एंसेस्टर्स ने, उसके एल्डर्स ने उसके ऊपर ऐसा बर्डन इम्पोज कर दिया, उसके सारे नेसेसिटीज़, उसके सारे ड्रीम्स, उसके सारे पैशन को कहीं ना कहीं किल करके उसके ऊपर एक रैक पिकिंग का एक बर्डन इम्पोज कर दिया. और वो बच्चा तो ये भी नहीं जानता कि वो जो कर रहा है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उससे उसको क्या बेनिफिट होने वाला है. लेकिन वही रैक पिकिंग, वही गार्बेज उसके लिए बहुत प्रीशियस है, क्योंकि उसको ये नहीं बताया गया कि ये उसके लिए एक ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये उसके ऊपर केवल एक बर्डन की तरह इम्पोज कर दिया गया है. उसके लिए वो एक तरह का वंडर है, एक तरह का सरप्राइज़ है. गार्बेज में वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा है जो कि उसके लिए बहुत प्रीशियस है, जो कि उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है. तो आइए देखते हैं अनीस जंग का जो इनकाउंटर था साहिब आलम के साथ वो कैसा था. साहिब आलम से उनकी किस तरह की बात हुई, साहिब आलम के साथ उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और साहिब आलम के साथ मिलने के बाद अनीस जंग ने इस स्टोरी को, या फिर हम कहें कि उन सभी बच्चों की स्टोरीज़ को किस तरह से कंक्लूड किया जो कि पॉवर्टी की इस डिप्राइव स्टेट को जी रहे हैं.
Okay, so let's begin the story. Why do you do this? Who asked this question? This question was asked by Anis Jang. Okay, and she asked this question to Sahib-e-Alam. I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. रोज़ाना अनीस जंग को कौन मिलता था अपने नेबरहुड में? रोज़ाना अनीस जंग साहिब-ए-आलम को देखती थी। साहिब-ए-आलम अनीस जंग के नेबरहुड में यानी पड़ोस में जो कचरे के डंप्स होते थे, हीप्स होते थे, ढेर होते थे, वहाँ आता था और वहाँ वो कुछ ना कुछ सर्च करता हुआ उन्हें दिखता था। जैसे आपने भी कई बच्चों को देखा होगा, एक रैक पिकिंग बैग वो अपने हाथ में रखते हैं, गार्बेज बैग अपने हाथ में रखते हैं और वो कचरे के ढेर में या जहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा होता है वहाँ वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। शायद उनको तो ये भी पता नहीं होता कि वो उनके लिए एक बिज़नेस है, वो उनके लिए एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। शायद उनके लिए वो केवल एक गेम है या फिर उनके लिए एक मिरेकल है या फिर वो एक मिस्ट्री है जिसको वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। तो बच्चे जब बचपन से ही उस काम में लग जाते हैं, जो कि वो टाइम ऐसा नहीं होता जब उन्हें वो काम करना चाहिए, वो उनके खेलने कूदने एक्सप्लोर करने का दिन टाइम होता है। उस टाइम में वो बच्चे नहीं समझ पाते, उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आ पाती जो कि वो अपने काम को समझ पाएँ। वैसा ही कुछ साहिब-ए-आलम है, ही इज़ इन हिज चाइल्डहुड, और जो भी वो अपना काम कर रहा है रैक पिकिंग का, उसे तो ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि वो ये काम क्यों कर रहा है, उसका क्या पर्पस है। तो अनीस जंग साहिब-ए-आलम से रोज़ाना मिलती थी, वो रोज़ उसे देखती थी और साहिब-ए-आलम गार्बेज डंप्स में, गार्बेज हीप्स में कचरा उठाता हुआ या कचरे में कुछ ढूंढता हुआ दिखाई देता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। हिज होम इज़ नॉट इवन अ distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. तो साहिब-ए-आलम इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, राइट। साहिब-ए-आलम इंडिया से नहीं है। साहिब-ए-आलम और उसकी फैमिली जैसे हज़ारों लोग बांग्लादेश से माइग्रेट होकर इंडिया में आकर सेटल हो गए, राइट। और यहाँ पर उन्हें जो भी काम मिला वो काम उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया। तो साहिब-ए-आलम जो है वो बेसिकली ढाका से है, बांग्लादेश से है। वहाँ पर स्टॉर्म्स की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से उनका घर, उनके फील्ड्स, खेत खलियान सब ख़त्म हो जाते हैं। और साहिब-ए-आलम को ये कैसे पता होता है? साहिब-ए-आलम की मदर ने उसको बताया होता है कि वो लोग बांग्लादेश में ढाका में रहते थे, वहाँ उनके अच्छे हरे भरे खेत हुआ करते थे, खुद के घर हुआ करते थे, लेकिन स्टॉर्म्स की वजह से और नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से उन्हें वो जगह छोड़कर यहाँ आना पड़ा, इंडिया में माइग्रेट होना पड़ा। और यहाँ आकर उन्हें जो भी काम मिला, रैक पिकिंग का काम मिला या जो भी काम मिला, उस काम को उन्होंने अपना मीन्स ऑफ सर्वाइवल बना लिया, अपना प्रोफेशन बना लिया। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। अब वो लोग दिल्ली के पेरिफेरी यानी दिल्ली के जो कि बॉर्डर है या फिर जो आउटस्कर्ट्स हैं, वहाँ पर वो लोग रहते हैं और उस जगह का नाम है सीमापुरी, राइट। दिल्ली यूपी बॉर्डर पे जो दिल्ली और यूपी का जो आउटस्कर्ट है, बॉर्डर है, वहाँ पर एक जगह है सीमापुरी, वहाँ वो लोग रहते हैं। और वो लोग दिल्ली में आकर क्यों सेटल हो गए? ऑब्वियसली लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं ताकि वो अपना मीन्स ऑफ सर्वाइवल या अपना डोल ऑफ ब्रेड अर्न कर पाएँ, ठीक है भाई। इंसान को खाना तो है ही, उसे अर्निंग्स भी करनी है, अपनी लाइफ को भी मूव ऑन करना है, तो उसे कहीं ना कहीं अर्निंग तो करनी ही पड़ेगी। तो इनको जो भी काम मिला रैक पिकिंग का, उन्होंने उसको अपना एज अ प्रोफेशन मान लिया और उसी को अपना मीन्स ऑफ सर्वाइवल बना लिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लुकिंग फॉर गोल्ड। गोल्ड, यू नो, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। तो इन लोगों के लिए गार्बेज ही गोल्ड की तरह है, जो कि बहुत प्रीशियस है, क्योंकि जो चीज़ आपको ज़िंदा रख रही है, जो चीज़ आपको सर्वाइव करवा पा रही है, वो आपके लिए गोल्ड से कम नहीं हो सकती। इसीलिए गार्बेज इनके लिए गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ जो मूव ऑन हो रही है, ये जो लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी प्रोफेशन की वजह से है, गार्बेज की वजह से है। ओके, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो साहिब-ए-आलम से हमारी नैरेटर ने, अनीस जंग ने पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो? तो उस बच्चे ने, क्योंकि वो बच्चा अभी बहुत इमेच्योर है, उसको नहीं पता कि उसे क्या जवाब देना है, तो वो बहुत ही
अननोइंगली तरीके से इधर उधर देखते हुए वो जवाब देता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, अभी तो उसने वर्ल्ड देखा भी नहीं है। उसको जो काम दे दिया गया वो काम उसने करना शुरू कर दिया, उसे तो उस काम का पर्पस भी नहीं पता है। इसलिए वो बहुत ही इनोसेंटली आंसर करता है कि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं रैक पैकिंग करता हूँ। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो नैरेटर ने बहुत हिचकते हुए, बहुत डरते हुए, सहमते हुए एक क्वेश्चन पूछा। हालांकि ये क्वेश्चन उसे नहीं पूछना चाहिए था। बाद में नैरेटर को रियलाइज़ भी हुआ कि उसकी ये जो एडवाइस थी वह एडवाइस काफ़ी बेकार थी। उसने कहा, क्या तुम स्कूल जाते हो? अब कोई बच्चा जो कि कचरा बीन रहा है, जिसके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि अपने बचपन को छोड़कर केवल अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने में लग गया है, ऑब्वियसली वो बच्चा स्कूल कहाँ जाता होगा। और नैरेटर ने जब ये बात पूछी, ये सजेशन दिया, तो उसको तुरंत ही रियलाइज़ हुआ कि शायद उसने ये गलत पूछ लिया है, उसे ऐसी एडवाइस नहीं पूछनी चाहिए थी या देनी चाहिए थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। तो आपने देखा साहिब आलम चाइल्डहुड में है, वो एक बच्चा है और वो काफ़ी इनोसेंट है। उसने बहुत इनोसेंटली आंसर दिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पेरेंट्स बहुत पुअर हैं, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, मेरी पढ़ाई को मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसने ऐसे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिए। उसने कहा कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है, तो मैं स्कूल कैसे जाऊँगा। बहुत इनोसेंटली उसने आंसर किया। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। उसने कहा जिस दिन मेरे नेबरहुड में वो लोग कौन? पॉलिटिशियंस, रिच लोग, जो कि इस पूरी फाइनेंशियल साइकिल को या फिर हमारी कंट्री को चलाते हैं, राइट। तो उसने कहा कि वो लोग जब कोई स्कूल मेरे नेबरहुड में बनाएंगे, मेरे पड़ोस में बनाएंगे, तो मैं स्कूल ज़रूर जाऊंगा। इस लाइन से पता चलता है दैट बॉय वांट्स टू गो स्कूल, ही हैज़ डिज़ायर टू गेट एजुकेशन, बट बिकॉज ऑफ दैट burden, because of that perpetual state of poverty, he is unable to go. His parents are unable to send him to school and get education. तो वो बच्चे जो पॉवर्टी में शुरू से ही रहते हैं, एक परपेचुअल स्टेट में रहते हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं स्कूलिंग से, अपनी लाइफ की नेसेसिटीज़ के, लाइफ की लग्जरीज से डिप्राइव हो जाते हैं। जैसे कि साहिब आलम जो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन अपनी फैमिली के बर्डन और पॉवर्टी की वजह से वो कहीं ना कहीं स्कूलिंग से डिप्राइव हो गया है। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग। तो नैरेटर ने मजाक करते हुए पूछा कि अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। साहिब आलम बड़ा एक्साइटेड होकर आंसर करता है, क्योंकि वो चाहता था पढ़ना, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली में रहता था, एक ऐसे बैकग्राउंड में वो रहता था जहाँ उसके लिए स्कूलिंग करना, पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो उसने तुरंत कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर आप स्कूल खोलोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? कुछ दिन बाद साहिब आलम ने नैरेटर को देखा और वो दौड़ता हुआ आया। उसने पूछा कि आपका स्कूल बन के रेडी हो गया है? इससे हमें फिर पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो बहुत ज़्यादा विशफुल था, वो बहुत पैशनेट था और उसकी डिज़ायर थी कि वो भी स्कूल जाए, अपनी पढ़ाई करे। इसीलिए जब नैरेटर ने उससे पूछा कि क्या मैं स्कूल खोलूँगी तो तुम आओगे, तो उसकी आँखों में एक ड्रीम, उसकी आँखों में एक होप आ गया कि वो भी स्कूल जा सकता है, वो भी पढ़ाई कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो लोग स्लम्स में रहते हैं या पॉवर्टी की बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में रहते हैं, उनका एडवांटेज हर इंसान लेने की कोशिश करता है। रिच लोग लेने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स लेने की कोशिश करते हैं, उनके साथ वादे करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन वो प्रॉमिसेस कभी भी उनके फुलफ़िल नहीं होते, राइट। तो वैसा ही नैरेटर ने भी एक जोक किया उनके साथ, लेकिन ये सच नहीं था। नैरेटर कोई स्कूल नहीं खोलने वाली थी और इस चीज़ का रिग्रेट नैरेटर को बाद में हुआ भी। तो देखिए, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरस्ड। एम्बेरस्ड क्यों लिखा है? क्योंकि नैरेटर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने तो केवल मजाक में पूछा था, लेकिन शायद साहिब बहुत सीरियस था। उसकी डिज़ायर थी पढ़ाई करना, उसकी इच्छा थी, उसका ड्रीम था
और जब साहेब दोबारा आके पूछने लगा कि आपका स्कूल बन गया है, तो नैरेटर को बहुत रियलाइजेशन हुआ, बहुत रिग्रेट हुआ, और उसने इस बात को टालते हुए कहा कि नहीं, अभी स्कूल बनने में और टाइम लगेगा। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस किया था जो कभी पूरा नहीं होने वाला था, इसलिए उन्हें और एम्बैरेसमेंट फील हुआ और रिग्रेट हुआ। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन साहेब का जो वर्ल्ड था, साहेब की जो दुनिया थी, वो ब्लीक थी, नैरो थी, बहुत डार्क थी, क्योंकि वहाँ होप्स नहीं थे, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और उनकी दुनिया में ऐसे प्रोमिसेस, हज़ारों प्रोमिसेस उनके साथ किए जाते हैं जो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। कौन करते हैं उनके साथ ऐसे प्रोमिसेस? जैसे मैंने आपको बताया, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, रिच लोग करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, लेकिन ऐसे जो गरीब लोग होते हैं, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग होते हैं, उन लोगों के प्रोमिसेस को कभी फुलफ़िल नहीं किया जाता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। अब नैरेटर साहेब को अच्छे से जानने लगी, वो रोज़ाना उसको देखती थी, मिलती थी। एक दिन नैरेटर ने उससे उसका नाम पूछा और साहेब ने अपना पूरा नाम बताया, साहेब ए आलम। ही अनाउंसेस ही डज़ नॉट नो what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. तो नैरेटर बताती हैं कि साहेब आलम, जो कि एक इनोसेंट बच्चा था, बहुत ही एक इमेच्योर बच्चा था, साहेब आलम को तो ये भी नहीं पता था कि उसका नाम का मीनिंग क्या है। उसके नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, भगवान, और वो अपने आप में लॉर्ड था, लेकिन शायद अभी वो लॉर्ड एक बहुत बुरे वक्त से गुज़र रहा था, ऐसे वक्त से जहाँ से उसको निकलने में बहुत एफ़र्ट्स लगेंगे और बहुत टाइम लगेगा। अब नैरेटर को उससे मिले हुए बहुत टाइम हो गया था, कई महीने गुजर गए थे, और अब साहेब आलम और उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, ग्रुप में जो बच्चे पक्षियों की तरह सुबह निकला करते थे, शाम को अपने घर चले जाते थे, हर एक बच्चे को नैरेटर अच्छे से जानने लगी और पहचानने लगी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो आपने देखा होगा जो रैग पिकर्स होते हैं यूजुअली वो बेयर फुट होते हैं, क्योंकि ना तो वो अच्छे कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं, ना अच्छी लिविंग अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए वो लोग चप्पल्स भी नहीं पहनते थे, उनके पास स्लीपर्स नहीं होती थी, शूज़ नहीं होते थे। तो नैरेटर ने एक दिन पूछा उनसे, उन सब बच्चों से, कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? एक बच्चे से पूछा, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो जो पुअर लोग होते हैं वो कभी भी सच्चाई नहीं बताते, वो अपनी गरीबी को कभी भी रो कर, चीख कर, चिल्ला कर नहीं बताते, वो एक्सक्यूज़ेस नहीं देते, वो बल्कि अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो चाहे वो फिर वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, तो छोटे छोटे बच्चे, वो एक बच्चे से ये पूछा गया कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे पेरेंट्स बहुत पुअर हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे ख़रीद के नहीं दे सकते। उसने कहा कि मेरी मदर जो हैं वो शेल्फ से मुझे उतार के नहीं देती हैं, इसलिए नहीं पहनता हूँ। इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनादर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। तो एक और बच्चा उसके पास खड़ा हुआ था जिसने दो अलग अलग तरह के शूज़ पहने हुए थे। वो शूज़ उसके तो होंगे नहीं ऑब्वियसली, वो उसको कचरे के ढेर में कहीं मिले होंगे। तो वो बच्चा कहता है कि इसकी मदर इसको इसलिए नहीं देती हैं चप्पल्स निकाल के क्योंकि ये चप्पल्स फेंक देता है या कहीं खो देता है। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब नैरेटर उसकी तरफ देखने लगी और बोलने लगी तो वो बच्चा जिसने दो अलग अलग तरह के शूज़ पहने थे वो अपने पैरों को शफ़ल करने लगता है, हिलाने लगता है और अपने जूतों को छुपाने लगता है, क्योंकि उसके जूते जो थे दोनों अलग अलग तरह के थे। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. उतनी ही देर में एक और बच्चा, तीसरा बच्चा, वो नैरेटर से कहता है कि मुझे एक पेयर शूज़ चाहिए, क्योंकि उस बच्चे ने अपनी लाइफ में कभी एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं पहने थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. तो नैरेटर, जैसे मैंने आपको कहा, वो ऑल ओवर इंडिया में कई जगह घूमी हैं, कई ऐसे गरीब बच्चों से उनका इनकाउंटर हुआ है और
कई लोगों ने ये भी बोला, कई जगह उनको ये भी सुनने को मिला कि ये पैसों की वजह से बेयरफुट नहीं रहते, ये इनका ट्रेडिशन है, गाँव में ट्रेडिशन है नंगे पैर रहना, नंगे पैर घूमना। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन नैरेटर ने क्या कंक्लूड किया इस इवेंट को? उन्होंने कहा कि चप्पल ना पहनना तो शायद एक बहाना है अपनी गरीबी को छुपाने का। ट्रेडिशन बता देना कि ये ट्रेडिशन है, चप्पल ना पहनना एक ट्रेडिशन है, शायद ये बहाना है अपनी गरीबी को छुपा देने का, क्योंकि गरीब इंसान कभी भी अपने आप को गरीब नहीं कहता, वो रोता नहीं है अपनी परेशानियों को देखकर या एक्सपीरियंस करके। तो नैरेटर ने आखिरकार यही कंक्लूड किया कि जो लोग ये कहते हैं कि चप्पल ना पहनना एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है, शायद ये एक एक्सक्यूज़ है अपनी गरीबी को छुपा लेने का। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. नैरेटर को एक स्टोरी याद आती है जो कि उन्हें एक आदमी ने सुनाई थी। वो आदमी उदुपी से था। उसने स्टोरी सुनाई, क्या स्टोरी सुनाई कि वो जब यंग बॉय था, वो जब छोटा था, तो वो रोज़ाना एक पुराने मंदिर से होकर गुज़रता था और उस मंदिर के उसके जो पिताजी थे, उसके जो फादर थे, उस मंदिर के प्रीस्ट हुआ करते थे, पुजारी हुआ करते थे। तो रोज़ाना वो आदमी उस मंदिर के सामने रुकता था। जब वो छोटा था, स्कूल जाता था, तो वो रोज़ाना उस मंदिर के सामने रुकता था और भगवान से प्रे करता था कि भगवान उसे एक पेयर ऑफ शूज़ दे दे, क्योंकि उस टाइम पे प्रीस्ट जो होते थे उनकी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती थी, वो लोग बहुत प्रॉस्परस नहीं होते थे और वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे पाते थे। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. बदलाव, desolation होता है change। तो नैरेटर 30 years बाद उसके टाउन में जाती हैं और उस टेम्पल में जाती हैं जहाँ पर वो लड़का रोज़ाना अपनी बचपन में प्रे किया करता था एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। अब मंदिर में प्रीस्ट तो बदल गया था, अब उसके फादर प्रीस्ट नहीं थे। 30 years पहले की कहानी थी ये। अब एक नया प्रीस्ट वहाँ आ गया था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स रखी थी। जैसे मैंने कहा, डिसोलेशन हो गया था, बदलाव आ गया था बहुत ज़्यादा उस मंदिर में। अब शायद प्रीस्ट के हालात भी चेंज हो गए थे। आजकल के पुजारी काफ़ी प्रॉस्परस हो गए, रिच हो गए, तो वो भी बहुत रिच हो गए थे। वो प्रीस्ट भी काफ़ी प्रॉस्परस था। वहाँ यहाँ रेड और वाइट कलर की चेयर्स रखी हुई थी। A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived, panting and threw his school bag on a folding bed. एक बच्चा वहाँ पर आया जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, तो उसने और सॉक्स पहने हुए थे, शूज़ पहने हुए थे और हाँफता हुआ। पैंटिंग क्या होता है? जब बहुत तेज़ी से और बहुत मुश्किल से सांस आ रही होती है, ठीक है। तो पैंटिंग करता हुआ वहाँ आता है और अपना बैग एक बेड के ऊपर फेंक देता है। वो बच्चा कौन था? वो उस नए प्रीस्ट का बच्चा था। वो बच्चा नहीं था जो 30 साल पहले भगवान से प्रे कर रहा था, वो वाला बच्चा नहीं, ये दूसरा बच्चा है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। तो नैरेटर ने अब क्या सोचा कि जो प्रेयर 30 साल पहले उस बच्चे ने की थी, आज शायद वो प्रेयर एक्सेप्ट हो गई है और आज पुजारी के हर बच्चे को आराम से प्रॉस्परस लाइफ जीने को मिलती है। तो दोनों बच्चों में जो 30 years बाद बच्चा दिखा और जो 30 years पहले जिस बच्चे ने प्रेयर की थी, उन दोनों में कॉमन क्या था? वो दोनों बच्चे जो थे वो प्रीस्ट के बच्चे थे, राइट। पहले के टाइम प्रीस्ट की कंडीशंस बहुत प्रॉस्परस नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे प्रीस्ट के जो बच्चे होते हैं या प्रीस्ट जो होते हैं वो काफ़ी प्रॉस्परस होते हैं और उनको किसी तरह की कोई ज़रूरत या कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती है। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वो शूज़। अब जो प्रीस्ट के बच्चे हैं उन्हें तो शूज़ पहनने को मिल गए हैं आजकल, वो तो काफ़ी प्रॉस्परस होने लगे हैं, लेकिन आज भी पूरे नेशन में कई ऐसे लोग हैं, साहिब आलम जैसे रैग पिकर्स हैं, जिनके पास शूज़ पहनने को नहीं है, जिनके पास अच्छी लाइफ जीने को नहीं है, राइट। तो उनकी लाइफ आज भी उसी पॉवर्टी में स्पेंड हो रही है। बट मैनी अदर्स लाइक रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। My acquaintance with barefoot ragpickers leads me to सीमापुरी।
अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली मीन्स सिम्बॉलिकली, राइट। तो नैरेटर की जो एक एक्विटेंस है वो उन्हें कहाँ ले जाते हैं, वो उन्हें ले जाते हैं सीमापुरी में, रैग पिकर्स के साथ में। सीमापुरी जो कि दिल्ली की पेरिफेरी पे लोकेटेड है, पेरिफेरी यानी होती है आउटस्कर्ट पे लोकेटेड है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी एग्जिस्टेंस है रैग पिकर्स की। बहुत सारे रैग पिकर्स वहाँ रहते हैं जो बांग्लादेश से 1971 में माइग्रेट होकर इंडिया में सेटल हो गए थे। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर होते हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में इलीगली या फिर अनवांटेडली आकर रहने लग जाते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, साहेब्स फैमिलीज अमंग दैम। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मतलब होता है वेस्ट लैंड। सीमापुरी पहले भी एक वेस्ट लैंड था, इट स्टिल इज़, और आज भी वो एक वेस्ट लैंड है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन पहले वो लैंड खाली हुआ करता था। आज वो लैंड सीमापुरी जो है, जो वेस्ट लैंड था पहले भी और आज भी, वो आज भर गया है। किससे भर गया है? वहाँ पर हज़ारों रैग पिकर्स आज रहने लगे हैं जिन्होंने अपना वहाँ टेम्परेरी सेटलमेंट कर लिया है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रॉपलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जो कि काफ़ी अनहाइजीनिक कंडीशंस में सीमापुरी में रह रहे हैं। मिट्टी के घर बनाकर, टीन के घर बनाकर, नालियाँ बह रही हैं, गंदगी है, बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो रैग पिकर्स, थाउजेंड्स ऑफ रैग पिकर्स वहाँ पर रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, और ये रैग पिकर्स वहाँ पर लगभग 30 साल से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। इन लोगों के पास कोई पहचान नहीं है, केवल एक राशन कार्ड है जिससे ये अपना सामान खरीद लेते हैं और वोटर लिस्ट में इनका नाम आ जाता है। बस खाने को कुछ सामान ये राशन कार्ड से खरीद लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, aching होता है पेन स्टोमक, जिसमें दर्द हो रहा होता है, भूखे पेट, राइट। aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in the tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो नैरेटर ने जब वहाँ खड़ी हुई कुछ वुमेन से पूछा कि आप लोग बांग्लादेश छोड़कर यहाँ क्यों आ गई हैं। उन वुमेन ने क्या पहना हुआ था? फटी पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक ऐसे लैंड में रहने से भी क्या फ़ायदा जो अनाज ना दे पाए। कम से कम भले ही हमें इंडिया में पहचान नहीं है, हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन कम से कम हमें यहाँ खाने को तो मिल जाता है, कम से कम हम यहाँ खाना तो खा पा रहे हैं। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit home। ट्रांजिट होता है टेम्परेरी। तो ये जो लोग हैं रैग पिकर्स, ये क्या करते हैं, जहाँ भी इनको काम मिलता है या खाने की इनको जगह मिल जाती है जहाँ पर ये अपना फूड अर्न कर सकते हैं, अपना डोल ऑफ ब्रेड अर्न कर सकते हैं, वहीं ये अपना टेंट लगा लेते हैं। आपने भी देखा होगा जगह जगह कई ऐसे रैग पिकर्स या फिर जो माइग्रेंट्स होते हैं, है ना, तो वो अपना टेंट लगा लेते हैं। स्क्वेटर्स होते हैं जो कि टेंट लगा लेते हैं और जहाँ भी उन्हें अर्निंग मिलती है वहीं ये लोग रहने लग जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और जो बच्चे इनके यहाँ पर पैदा होते हैं वो बच्चे बहुत अच्छी या प्रॉस्परस लाइफ नहीं जीते हैं, वो इनके पार्टनर्स बन जाते हैं, जो कि इनके लिए सर्वाइवल के पार्टनर्स बनते हैं, पैसा अर्न करते हैं, फैमिली को चलाने में इनकी हेल्प करते हैं। तो इन बच्चों की लाइफ नॉर्मल या ऑर्डिनरी बच्चों जैसी नहीं होती है, इन बच्चों की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ये बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी से सफ़र कर रहे होते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even it is a leaking roof, but for a child it is even more. भले ही सीमापुरी में ये कैसी भी कंडीशंस में रह रहे हों, चाहे रैग पिकिंग कर रहे हों, लेकिन ये घर, ये मिट्टी के घर, ये टिन के घर इन बच्चों के लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है। वो गार्बेज किसी गोल्ड से कम नहीं है। प्रीशियस, मैंने आपको पहले भी बताया, गोल्ड मीन्स प्रीशियस, राइट। तो ये मेटाफोरिकली, मेटाफर है ये एक तरह से, गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, ये मेटाफर है। यहाँ गार्बेज को गोल्ड से कंपेयर किया गया है। गोल्ड जितना प्रीशियस है गार्बेज उनके लिए, क्योंकि गार्बेज से उनकी लाइफ चलती है, गार्बेज से उनको खाने को मिलता है, गार्बेज से उनका पेट भरता है, इसलिए गार्बेज उनके लिए गोल्ड से कम या गोल्ड से प्रीशियस, गोल्ड से कम प्रीशियस नहीं है, राइट।
और वो टूटी फूटी छतें उनके लिए किसी महल से कम नहीं है। तो जो बच्चे इन स्लम्स में रहते हैं या फिर मिट्टी के घरों में रहते हैं, उन बच्चों के लिए वो घर, वो गार्बेज गोल्ड से भी कहीं ज़्यादा प्रीशियस है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a different meaning from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. तो साहिब ने कहा कि कभी तो हमें 1 रुपया मिल जाता है, कभी मुझे 10 रुपये मिल जाते हैं कचरा ढूंढते ढूंढते, और ये कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है। नैरेटर उस चमक को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर लेती है कि उस बच्चे के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है, गार्बेज उसके लिए बहुत प्रीशियस है। और नैरेटर उसको मोटिवेट करते हुए कहती हैं कि चाहे तुम्हें किसी दिन सिल्वर कॉइन भी मिल जाए, यानी कुछ बहुत प्रीशियस मिल जाए, तो भी तुम ढूंढना बंद मत करना, क्योंकि नैरेटर को रियलाइज़ होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है और बड़ों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है। उन रैग पिकर्स में से ही बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब शायद कुछ ऐसा है जो कि वंडर में रैप्ड है, यानी कुछ मिस्ट्री, कुछ मिराकलस है। वो लोग एक मिराकल की तरह उसको देखते हैं कि गार्बेज में उन्हें कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे उनकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन बड़ों के लिए वहीं गार्बेज का मतलब मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जिससे कि उनकी लाइफ चल रही है, जिससे कि उनका पेट भर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डज़ गार्बेज मीन टू चिल्ड्रन एंड टू द एल्डर्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. तो एक दिन नैरेटर को साहिब एक ग्राउंड के बाहर खड़ा हुआ मिला, क्लब के बाहर खड़ा हुआ मिला, जहाँ पर 2 लोग टेनिस का गेम खेल रहे थे। जब नैरेटर से मिली तो साहिब ने कहा कि मुझे टेनिस देखना बहुत अच्छा लगता है, यानी उसका एक और इंटरेस्ट था, उसे टेनिस खेलना और टेनिस देखना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन टेनिस उसकी रीच से कहीं बाहर था। टेनिस एक बहुत एक्सपेंसिव गेम था जो कि उसकी रीच से बाहर था, उसकी रीच में केवल उसको देखना था। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। साहिब ने कहा कि जब कोई नहीं होता ग्राउंड में तो मुझे गेट कीपर अंदर जाने देता है और झूला झूलने देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. साहिब ने उस दिन क्या पहना हुआ था? टेनिस शूज़ पहने हुए थे। तो आज उसका एक ड्रीम तो पूरा हो गया था, उसने शूज़ पहन लिए थे, लेकिन वो शूज़ उसके नहीं थे, वो शूज़ किसी रिच बॉय के थे। वो शूज़ डिस्कार्डेड शूज़ थे। डिस्कार्डेड होते हैं जो किसी ना किसी तरह का डिफेक्ट होता है जिसमें, तो डिस्कार्डेड शूज़ थे। किसी रिच बॉय ने वो शूज़ होल होने की वजह से फेंक दिए थे। लेकिन भले ही उस रिच बॉय के लिए वो शूज़ कोई वैल्यू ना रखते हों, लेकिन साहिब जैसे बच्चे के लिए जिसने लाइफ में कभी एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं पहना, उसके लिए वो बहुत वैल्यूएबल थे। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. जिस बच्चे ने आज तक अपनी लाइफ में एक पेयर ऑफ शूज़ ना पहना हो, उसके लिए तो डिफेक्टिव शूज़ भी किसी ड्रीम पूरा होने से कम नहीं होगा। But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन जिस गेम को वो बहुत ध्यान से देख रहा है, वो गेम खेलना उसकी रीच से बाहर है, वो उसकी लिमिटेशंस में नहीं है, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। आज सुबह साहिब नैरेटर को मिला, लेकिन आज उसके हाथ में रैग पिकिंग बैग या गार्बेज बैग नहीं था। आज उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था और वो मिल्क बूथ के बाहर खड़ा हुआ है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. तो साहिब ने रैग पिकिंग करना छोड़ दिया है, क्योंकि उसके लिए प्रोफेशन से ज़्यादा पैसा इम्पॉर्टेंट है, उसके ड्रीम से ज़्यादा सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उसको लगा कि शायद उसके लिए 800 रुपीज़ और खाना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड कि वो अपने
अपने गेम को या अपने मिरेकल को कंटिन्यू करे, अपने स्पोर्ट को कंटिन्यू करे या फिर अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू करे। इसलिए उसने रैग पिकिंग छोड़ दी है, जहाँ उसे मज़ा आता था, कुछ उसे वंडरस लगता था, लेकिन क्योंकि उसके लिए लाइफ चलाना, अपनी फैमिली को चलाना, उनके लिए पैसा अर्न करना, मीन्स ऑफ सर्वाइवल को अर्न करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो साहेब ने आज रैग पिकिंग छोड़ दिया है। आज उसके हाथ में गार्बेज बैग की जगह स्टील का कैनिस्टर है। भले ही वो खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी नीड्स वो फुलफ़िल कर पा रहा है, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई है। आज उसको 800 रुपीज़ टी स्टॉल वाला देता है जहाँ वो काम करता है, और उसको सारा उसका खाना पीना सब देता है, हर टाइम का उसको मील मिलता है, 800 रुपीज़ मिलती है। डज़ ही लाइक द जॉब? यहाँ आपको अपने व्यूज़ देने हैं स्टूडेंट्स। आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या उसको वो जॉब पसंद है, क्या उसको वो जॉब अच्छी लग रही है, टी स्टॉल पे जो वो काम कर रहा है, क्या वो खुश है उस काम से। आई आस्क, इसमें आपको अपने व्यूज़ देने हैं। मैंने आपको अपने व्यूज़ दे दिए हैं। वो शायद खुश नहीं है क्योंकि रैग पिकिंग में वो बड़ा मज़े से उस काम को करता था। उसको गार्बेज एक वंडर की तरह लगता था, एक मिस्ट्री की तरह लगता था, जिसके अंदर वो कुछ ना कुछ प्रीशियस ढूंढ रहा होता था। भले ही वो उसमें अर्न नहीं कर पाता था, लेकिन उसको मज़ा आता था। लेकिन अब शायद उसको वो मज़ा तो नहीं आएगा, वो एक जॉय तो उसे नहीं मिलेगा, लेकिन शायद उसे अब कम से कम अपनी नेसेसिटी फुलफ़िल करने का एक मौका मिलेगा, वो पैसा मिलेगा जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। ये मेरे व्यूज़ हैं, आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। आज साहेब बहुत केयर फ्री नहीं था, आज वो खुश नहीं था, आज उसके चेहरे पे वो एक्साइटमेंट नहीं था, आज उसके चेहरे पे एक स्टिलनेस थी, एक कामनेस थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग। आज वो जो कैनिस्टर उसके हाथ में था, वो बर्तन जो उसके हाथ में था, वो उसके गार्बेज बैग से कहीं ज़्यादा हैवी लग रहा था। ऐसा क्यों कहा है? बिकॉज दैट स्टील कैनिस्टर डज नॉट बिलोंग टू साहेब, ही इज़ नो मोर हिज ओन मास्टर। आज वो अपने ही काम का मालिक नहीं था, आज वो किसी के अंडर में काम कर रहा था। आज वो कैनिस्टर जो उसके हाथ में था वो उसका नहीं था, इसलिए वो कैनिस्टर उसको उस गार्बेज बैग से भी ज़्यादा हैवी लग रहा है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, द बैग वॉज हिज। वो बैग उसका था, लेकिन कैनिस्टर उसका नहीं है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन who owns the tea shop. साहेब is no longer his own master. तो साहेब अब अपना मास्टर नहीं है, अपना मालिक नहीं है। साहेब ने अब अपना काम छोड़ दिया है जिसमें उसे मज़ा आता था, लेकिन हाँ, अब जो काम वो कर रहा है, कम से कम उससे वो अपनी नीड्स, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कर सकता है और सेटिस्फाई हो सकता है। तो दोनों ही बातें हैं, थोड़ी बहुत खुशी भी है, थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्शन भी है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने इंटरेस्ट को छोड़कर अपनी ज़रूरतों के लिए काम करना पड़ता है। तो ये स्टोरी हमें यही लेसन देती है, यही मॉरल देती है, और हमें उन बच्चों के बारे में बताती है जो हर एक खुशी, हर एक नेसेसिटी, हर एक ड्रीम से डिप्राइव्ड हैं और एक बहुत ही बुरी लाइफ को, एक बहुत चैलेंजिंग लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। So for the explanation of the second part of the story, you have to see the next video of this chapter. Till then, keep reading, keep having your doubts, and keep putting your doubts in comment box. Till then, have a nice time and thank you.